A warm welcome to one and all to my channel Back to Basics with Preeti Gupta. Dear student, what was the takeaway message of the Aspirants web series? To my understanding, it was your studies for prelims, mains, GD and interview should be integrated. Why? Because conceptual clarity helps you clear prelims automatically. So with this message, now let's begin our session. Moving on India's consumer price index and a new base. So you can see that we have used ing form here, which shows continuity. हम आगे बढ़ रहे हैं और यूजुअली आपने सुना होगा किसी का ब्रेकअप होने के बाद वो मूव ऑन कर गया, मीन्स वो पास्ट की बिटरनेस को भूलकर अब लाइफ में आगे बढ़ चुका है. तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड अ न्यू बेस ईयर, एक नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक नए बेस ईयर की तरफ. और इंडिया में नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और न्यू बेस ईयर को अपनाया जा रहा है, इस पर ये एडिटोरियल बेस्ड भी है. सो सॉरी, लेट्स बिगिन आवर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर दो टर्म्स का यूज हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और न्यू बेस ईयर. इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सीपीआई और बेस ईयर, इन दोनों को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन के कंप्यूटेशन में. सो बेसिकली ये है क्या? आइए इनको एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले समझेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन क्या होता है. तो देखिए, इन्फ्लेशन को बोलते हैं जब हम प्राइस में वेरिएशन को, यानी गुड्स और प्राइस में चेंजेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम इन्फ्लेशन का कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी चीज के प्राइसेस किसी दूसरे टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कितना बढ़ गए हैं, तो हम ये इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि टाटा नमक लास्ट ईयर तक 35 रुपीज का आता था, लेकिन अब वो 40 रुपीज का आता है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं कि महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है. तो आपको पता होगा 40 में से 35 माइनस कर लो, और जितना 35 का डिफरेंस आ रहा है उतना ही परसेंटेज इंक्रीज आपका महंगाई में हो गया है. तो गवर्नमेंट इसे कैसे कैलकुलेट करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन को एक्सप्रेस किया जाता है बेस ईयर के टर्म्स में, यानी 2012 इज इक्वल्स टू 100. तो ये माना जाता है कि अगर 2012 में एक पर्सन 100 रुपीज लेकर बाजार गया तो उसकी बास्केट में कितना सामान आता था. सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उस पर्सन ने क्या क्या सामान खरीदा? फूड एंड बेवरेजेस खरीदे 35 रुपीज के, एजुकेशन पे खर्चा किया 15 रुपीज, एपरल कपड़े जूते चप्पल पर 10 रुपीज, फ्यूल पेट्रोल एलपीजी पर 15 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 10 रुपीज. इट्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट घूमने फिरने पर, मूवी देखने पर 10 रुपीज, और हेल्थ पर 15 रुपीज. तो इस तरीके से उसने टोटल 100 रुपीज मार्केट में जाकर इन सारी चीजों के ऊपर खर्च कर दिए. अब यही सारे आइटम अगर वो 2025 में खरीदता तो उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ते? मान लीजिए अगर मैं 2025 में देखना चाहती हूँ कि महंगाई की दर अब कितनी है, गवर्नमेंट ये चेक करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? ये देखेगी कि 2012 में जिन सामानों को एक इंसान 100 रुपीज में खरीद सकता था, उस सामान को अब कितने रुपए में खरीद रहा है. तो मान लीजिए कि ये सारा सामान अब आप 105 रुपए में खरीद पाते हैं, तो इन्फ्लेशन की रेट कितनी हो गई दोस्तों? 5% हो गई. लेकिन इसके ऑपोजिट मान लीजिए कि आप यही सामान अब 98 रुपीज में खरीद पाते हैं, तब तब सीधी सी बात है, महंगाई नहीं बल्कि दरों में या कीमत में गिरावट आई है. कीमत में गिरावट आई है 2% की, यानी कि अब आपके पास 2 रुपए बच जाते हैं. आप 100 रुपए लेके निकलते हैं, लेकिन वही सामान आपका 98 रुपीज में आ जाता है, 2 रुपए बढ़ जाते हैं आपके पास. तो उस 2 रुपए से आप क्या कर सकते हैं? या तो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है ना. तो आपकी क्या चीज बढ़ेगी? ज्यादा चीजें खरीद पाने का मतलब ये हो गया कि अब आपकी बेसिकली परचेजिंग परचेजिंग पावर बढ़ गई, और दूसरी चीज आपका कंजम्पशन भी बढ़ गया.
तो ये बेसिक फिगर्स हैं जो कि आपके यूज होते हैं इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, फूड एंड बेवरेजेस, देन एजुकेशन, अपैरल, ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कैसी दिखती है ये? देखिए रियल ऐसी दिखती है। कौन रिलीज करता है इसको? इसको रिलीज करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मंथली बेसिस पर प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है। अच्छा, प्राइस इंडेक्स में क्या क्या चीज होती है? देखो, मेन कैटेगरी में फूड एंड बेवरेजेस लिखा हुआ है, उसके बाद क्लोथिंग एंड फुटवेयर है, देन बहुत सारी सब कैटेगरीज मिसलिनियस में इन्होंने रखी हैं, जैसे कि हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, हाउस होल्ड गुड्स, हेल्थ, डॉक्टर पे, मेडिसिन पे कितना खर्चा करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोज ऑफिस जाते हैं, वाईफाई का कनेक्शन लगाया हुआ है, डिजिटल बिल, ये वाईफाई का बिल पे करते हैं, डिजिटल सर्विसेज ले रखी हैं उनका बिल पे करते हैं, रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट, घूमने फिरने जाते हैं, मूवी देखते हैं, बाहर खाना खाते हैं, ये सब आपका रिक्रिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन मेन कैटेगरीज के भी सब कैटेगरीज हैं जिनके तहत लोग खर्चा करते हैं। तो आपकी CPI जो ये है, ये होती क्या है? आप देख सकते हो, एक लिस्ट है, इसके कंपोनेंट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली CPI is an index which shows the prices of all goods and services which we consume or which an average household consumes। एक ऐसी लिस्ट जो कि जिन चीजों और सेवाओं को हम सभी यूज करते हैं उनका प्राइस दर्शाती है। क्लियर हो गया? यही चीज यहाँ पे दिख रही है कि भैया हम क्या क्या चीजें खाते पीते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, किन किन चीजों पे खर्चा करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ जो थर्ड कैटेगरी है जो ब्लू में दिखाई दे रही है, ये इनका वेटेज है। तो बेसिकली ये वेटेज कैसे निकाला गया है? देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया था कि इन इन आइटम्स पे आप पैसे खर्च करते हो। 100 रुपीज लेकर गए थे और आपने ये चीजें खरीदी, कितने कितने रुपए में खरीदी, वही उसका वेटेज है। जैसे 100 रुपीज में से 35 रुपीज आपने फूड एंड बेवरेजेस पे खर्च किए, तो उसका वेटेज कितना हो गया? उसका टोटल एक्सपेंडिचर पे भार कितना हो गया? 35 रुपए हो गया। एजुकेशन का 15 रुपीज हो गया, कपड़े जूते चप्पलों का 10 रुपए हो गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। तो बेसिकली ये तो किसी एक सिंगल पर्सन का है, लेकिन अगर आप इंडिया में हाउस होल्ड्स को टोटल करके उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? CPI में हर चीज का वेट निकल आएगा, कितना भार पड़ रहा है। ठीक है, क्या निकल आएगा? वेटेज या भार निकल आएगा। तो नाउ अब चूंकि हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझ लिया, एक ऐसी इंडेक्स जो बताती है कि लोग किन किन गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और उनका प्राइस क्या है, और बेस ईयर, किस ईयर से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, किस ईयर पे हमारा इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन बेस्ड होता है, वो सब। ठीक है, और यहाँ पे हमें हिंट क्या मिल रही है? नया नया बेस ईयर आने वाला है। India is getting rid of an outdated data set for measuring inflation. इंडिया इन्फ्लेशन को मेजर करने वाले पुराने आउटडेटेड ऑब्सोलीट ओल्ड डेटा सेट से छुटकारा पा रहा है। The retail inflation figure for December 2025 is the final installment of the current series of the Consumer Price Index. जो दिसंबर 2025 के इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वो 2012 को बेस मानकर किए गए और 2012 की CPI पर बेस्ड इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किए जाने वाले करंट सीरीज का फाइनल इंस्टॉलमेंट या पार्ट और सेगमेंट है। फाइनल का मतलब हो गया लास्ट, इसके बाद हम 2000 को बेस ईयर मानकर या 2021 की CPI पर आधारित इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर इट इज अपडेटेड टू अ न्यू बेस ईयर। तो ये कह रहे हैं कि 2012 के बाद नए बेस ईयर को अपडेट कर लिया गया है और CPI में अलग अलग मदों को जो वेटेज या भार दिया गया था, ठीक है, उन सब में अब अपडेशन हो गया है, चेंजेस आ गए हैं टाइम के अकॉर्डिंग।
तो ये जो दिसंबर 2025 का इन्फ्लेशन डेटा था वो लास्ट था जो कि 2012 पर बेस्ड था। The CPI data this year have been particularly useful in highlighting the problems with relying on a data set that has not been updated in more than a decade. CPI का इस साल का डेटा पर्टिकुलरली खास तौर पर उपयोगी रहा है ये दर्शाने में या इन प्रॉब्लम्स को दर्शाने में जो कि आती हैं पुराने डेटा सेट पर निर्भर होने से, जिसको कि पिछले एक दशक से ज्यादा में अपडेट नहीं किया गया है। ऑब्वियसली बात है, जब आप बेस ईयर को 2012 मान रहे हो और इन्फ्लेशन आप 2025 में कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप कैसे 13 ईयर पुराने डेटा सेट पर रिलाई कर सकते हो? दिस इज व्हाट द एडिटर इंटेंड्स टू से। ठीक है, द इन्फ्लेशन फिगर फॉर दिसंबर 2025 स्टूड एट 1.33%। इन्फ्लेशन का फिगर दिसंबर 2025 में 1.33% रहा, मतलब इन्फ्लेशन 1.33% था। इसे एनएसओ ने रिलीज किया और इसका दूसरा मतलब ये है कि 2012 में जो चीज आप 100 रुपए में खरीदते थे वो अब आपको 101 रुपए 33 पैसे में मिली। दिसंबर 2025 में वो आपको 101 रुपए 33 पैसे में मिली। ठीक है, आगे बढ़े। The fact that it was a 3-month high is merely a statistical curiosity. ये जो फैक्ट है कि इन्फ्लेशन का फिगर पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा रहा है या 1.33% लास्ट 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा था, वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को जानने की एक क्यूरियोसिटी एंजाइटी ही है। बिकॉज ये जो बिकॉज है, ये जो सिंस है, ये बिकॉज है क्योंकि इट वॉज ऑल्सो द थर्ड लोएस्ट सिंस द करंट सीरीज बिगिन। क्योंकि ये 3 महीने में सबसे निचला इन्फ्लेशन का स्तर रहा है जब से हमने इन्फ्लेशन का कंपटीशन 2024 को बेस ईयर और सीपीआई मान के किया है। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एनएसओ ने सिंपली ये बोला है कि जो महंगाई की दर बढ़ी वो 1.33% बढ़ी। ठीक है, और ये जो 1.33% था दिसंबर की इन्होंने बात करी, यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर 3 मंथ्स हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो जाते हैं, तो इसमें जो महंगाई की दर थी वो हाईएस्ट थी। मतलब ये 1.33% भी जो था वो सबसे ज्यादा था, 3 मंथ्स में सबसे ज्यादा था। ये तो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस इसका नहीं है, क्योंकि ये 3 महीने में जब से हमने इन्फ्लेशन का कंपटीशन 2024 को बेस ईयर मानकर करा है, तब से एक्चुअली ये 3 महीने में सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, 3 महीने में सबसे कम है। आपको बात समझ में आ गई? एनएसओ के हिसाब से 3 महीने का हाईएस्ट फिगर है 1.33%, लेकिन जब हम 2024 को बेस ईयर मान के कंपटीशन करते हैं तो एक्चुअली ये सबसे कम है। इसका मतलब महंगाई की दर इससे कहीं ज्यादा रही है जो कि एनएसओ रिलीज कर रही है। क्लियर? एडिटर का वर्जन मिल गया कि जितना दर्शाया जा रहा है महंगाई उससे कहीं ज्यादा है। ओवरऑल इन अप्रैल दिसंबर 2025 पीरियड इन्फ्लेशन हैज एवरेज 1.7%। तो ओवरऑल मतलब अगर हम पूरी तौर पर देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के पीरियड में, मतलब 9 मंथ्स में इन्फ्लेशन 1.7% के एवरेज से बढ़ा है, substantially lower than the 4.9% average in the same period of 2024। और इसी अप्रैल से दिसंबर 2024 के पीरियड में जो एवरेज इन्फ्लेशन रहा था वो 4.9% रहा था। सो यहाँ पर एडिटर ने क्या बोल दिया है कि 2025 में अप्रैल से दिसंबर जो इन्फ्लेशन था वो 1.7% था। मतलब जो चीज आप 100 रुपए की खरीदते थे, आपने इस ड्यूरेशन में 101 रुपए 70 पैसे की खरीदी, और 2024 में इसी ड्यूरेशन में आपने चीज 104 रुपए 90 पैसे की खरीदी। तो इसका मतलब क्या हो गया? महंगाई 2025 में कम थी और 2024 में ज्यादा थी। और अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी महंगाई कम होगी तब परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वही सामान अब आप कम पैसे में खरीद पाते हो, तो आपके पास जो पैसे बचेंगे उससे आप क्या कर सकते हो? ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ बट इट डज नॉट फील दैट वे। लेकिन
वास्तविकता में ऐसा महसूस नहीं होता कि महंगाई कम हुई है. Anecdotal evidence and hard data show that the inflation that people are really experiencing is far higher than what the official data show. Historical evidence or hard data means pure data which is released by RBI, वो ये दर्शाते हैं कि लोगों ने महंगाई की दर को जो महसूस किया है वो ऑफिशियल डेटा से ज्यादा है. ऑफिशियल डेटा 1.33% का था, लेकिन लोगों ने जो महंगाई फील करी है वो इससे ज्यादा है. For example, the government's own first advanced estimates for GDP growth this year show that it expects private consumption to grow slower than it did last year. एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के बतौर, आप गवर्नमेंट के इसके खुद के जो इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके एस्टिमेट जारी किए हैं उनसे लगा सकते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं that it expects private consumption to grow slower than it did last year. कि ये ऐसी आशा कर रही है कि 2024 में जो कंजम्पशन बढ़े थे, जिस स्पीड से बढ़े थे, 2025 में उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा. कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया? अगर महंगाई की दर 2025 में कम हो रही है तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था. यहाँ पे एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या बोला कि 2024 में महंगाई की दर 2025 में महंगाई की दर 2024 से कम थी. कैसे बताया उन्होंने? यहाँ पर 4.9% बढ़ी थी महंगाई और यहाँ पर 1.7 बढ़ी थी. तो गवर्नमेंट ये चीज कैसे कह रही है कि गवर्नमेंट ऐसा मान के चल रही है कि इस साल कंजम्पशन 24 के कंपैरिजन में कम रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना? If inflation had indeed eased to the degree that the official data suggests, अगर वास्तव में इन्फ्लेशन इस लेवल पर कम हुआ होता जैसा कि ऑफिशियल डेटा दिखाता है, तो निश्चित तौर पर, श्योरली निश्चित तौर पे कंजम्पशन शुड हैव पिक्ड अप, निश्चित तौर पे कंजम्पशन बढ़ गया होता. It would have risen. According to its latest edition of the Reserve Bank of India's Inflation Expectations Survey from December, households perceived inflation to be 6.6%. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर में जो सर्वे कराया उस सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है उसे 6.6% हाउसहोल्ड लेवल पर परसीव किया गया है. So what does this mean? What does this mean? Household, हमारा सबका हाउसहोल्ड ही है, घर के खर्चे, घर से रिलेटेड, ठीक है, उसको उस सब में महंगाई दर 6.6% रेट से बढ़ी. ये आरबीआई का डेटा है, ध्यान रखिएगा. आरबीआई ने अभी लेटेस्ट जो चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए हैं और वो आधारित हैं इसके दिसंबर की सर्वे के ऊपर, उससे जो डेटा रिलीज किया उसमें पता चलता है कि हाउस होल्ड ने इसको परसीव किया है इन्फ्लेशन को 6.6% की रेट से. इतना महंगाई बढ़ी है. अ फार क्राई फ्रॉम द ऑफिशियल 1.33%, जो कि मिसमैच हो रहा है ऑफिशियल डेटा इन्फ्लेशन को लेके 1.33% जो रिलीज हुआ था उससे. कहाँ 6.6% और कहाँ 1.33%, ये कहने का मतलब है. अ फार क्राई, huge gap, huge distance. It seems to be very distinct, contrasting. ठीक है, ये 1.33 का डेटा किसने रिलीज किया था? याद करिए, एनएसओ ने कहा था कि जो महंगाई बढ़ी है वो 1.33% दिसंबर एंड में इसने डेटा बताया था कि दिसंबर 2025 में महंगाई की दर इतनी थी, ठीक है. लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बता दी? 6.6% बता दी. So there is a huge gap, mismatch. It would accelerate to 7.6% and it would advance to 7.6% in the coming 3 months. और ये बढ़कर अगले 3 महीनों में 7.6% हो जाएगी and to 8% in a year, और एक साल में ये 8% हो जाएगी. जनवरी से लेके मार्च तक इतनी होगी और उसके बाद साल भर की अगर आप देखोगे तो इतनी हो जाएगी. The feeling clearly is not that only our prices are rising, but they are rising at a faster rate. So ये जो feeling है, जो anticipation और expectation है RBI का, वो clearly ये suggest करता है कि prices, केवल prices ही नहीं बढ़ रहे बल्कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. They are rising at a faster rate.
Failing to capture this is where the official data let policy makers down. और इस फैक्ट को एनएसओ कैप्चर नहीं कर पा रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और चूंकि पॉलिसी मेकर्स एनएसओ के डेटा पर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, इसलिए उनको हार का सामना या डिफीट का सामना करना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है। बेसिकली देखिए, एनएसओ ने डेटा रिलीज किया कि वीट का प्राइस लास्ट ईयर 10 रुपीज था, लेकिन इस ईयर बढ़ के 12 रुपीज हो गया। ठीक है, वीट एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता खाए बिना। तो जो भी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उसमें पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। दिस इज द रीजन। सो दिस इज द एंड एक्चुअली वेयर आई रीच्ड द स्क्रीन ऑफ माय डिजिटल टैबलेट। सो आई वांट टू राइट सब्सिडी। जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, पॉलिसी मेकर्स उन पर सब्सिडी देते हैं, और ये सब चीजें किस पर डिपेंडेंट हैं? ये सब चीजें एनएसओ के डेटा पर डिपेंडेंट है। तो चूंकि एनएसओ का डेटा इन चीजों को कैप्चर नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, इसलिए पॉलिसी मेकर्स को हार का सामना करना पड़ता है। The most basic issue with any inflation data is that a single figure is expected to capture the variety of price changes that take place across the country. और सबसे जो बेसिक बेस लेवल पे आधारभूत प्रॉब्लम इस इन्फ्लेशन के साथ है वो ये है कि एक सिंगल डेटा या सिंगल फिगर, नॉट डेटा, अ सिंगल फिगर, वो बहुत सारी चीजों के प्राइस चेंजेस को कैप्चर करता है और पूरे देश में जो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं उसको भी कवर करता है। सो व्हाट डज इट मीन टू से? इट सिंपली मीन्स टू से दैट ये जितनी भी चीजें आपको इस लिस्ट में दिखा रही हैं, इन सब में जो प्राइसेस चेंजेस हो रहे हैं, इन सबको सिंगल एक डिजिट इन्फ्लेशन की जो है या एक फिगर जो इन्फ्लेशन का है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, किसी में 5 हो रहे होंगे, किसी में 10 हो रहे होंगे, किसी में 2, किसी में 12। इन सबको सिंगल फिगर ये दर्शाता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा, और पूरे के पूरे इंडिया को भी बताता, पूरे के पूरे इंडिया को भी ये फिगर कैप्चर कर लेता है। कहां से लेके? देखिए ये आगे बता रहे हैं, द नेशनल इन्फ्लेशन नंबर aggregates price levels and movements from districts in Kashmir to village in Kerala and where and everywhere in between for both urban and rural. और ये जो फिगर है इन्फ्लेशन का, ये एग्रीगेट कर लेता है, सम टोटल और एवरेज कर लेता है प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट से लेके केरला के विलेज तक, हर जगह के, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, हर जगह। कहने का मतलब ये है कि प्राइस चेंजेस हर जगह एक समान नहीं होते, हर जगह अलग अलग होते हैं। कोई चीज जिस जगह पे प्रोड्यूस हो रही है वहां पर उसके प्राइस में कम चेंजेस आएंगे इन कंपैरिजन टू दूसरी जगहों के प्राइसेस में। तो आप सिंगल एक फिगर इन्फ्लेशन का बताकर मल्टीपल जो चीजें और सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस को कैप्चर नहीं कर सकते। सिमिलरली पूरे कंट्री में जो प्राइसेस के चेंजेस हो रहे हैं उनको भी आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से। ठीक है, नेचुरली इट विल लूज न्यूएंसेस इन द प्रोसेस। और स्वाभाविक है जब आप इतनी सारी चीजों को कैप्चर सिर्फ एक सिंगल फिगर से कर रहे हो इन्फ्लेशन से, तो वो बीच में अपने न्यूएंसेस यानी बारीकियों को, माइक्रो डिटेल्स को भूल जाएगा, खो देगा। फर्दर, व्हाइल दिस इज द नेचुरल पेरिल, और इसके आगे ठीक है मान लेते हैं ये तो स्वाभाविक रूप से एक कंफ्यूजन होना ही था, ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल स्टैटिस्टिक्स फॉर अ डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया। जब आप एक इतने बड़े कंट्री जैसे कि इंडिया के नेशनल फिगर को कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो होनी ही है क्योंकि इंडिया बड़ा है। द आउटडेटेड नेचर ऑफ द सीपीआई मेक्स मैटर्स सिग्निफिकेंटली वर्स। तो इन जो सीपीआई का आउटडेटेड नेचर है, हम 2012 के डेटा को आधार मानते हुए 2025 में महंगाई दर की तुलना कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे मैटर और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, द वेटेजेस ऑफ द वेरियस सब सेक्टर्स इन द इंडेक्स वेर बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स इन 2012, क्योंकि जो वेटेज 2012 की सीपीआई में दिया गया था आइटम्स को,
वो उस समय के कंजम्पशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दिया गया था कि लोग किस चीज को कितना कंज्यूम करते हैं, किस चीज पर कितना पैसा खर्च करते हैं। पीपल कंज्यूम वेरी डिफरेंटली नाउ, लेकिन अब लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है। अगर लोग पहले किसी आइटम, मान लीजिए फूड एंड बेवरेज पे 35 रुपीज खर्च करते थे, तो आज की डेट में वो कंजम्पशन पैटर्न बहुत बदल गया है, especially because of various central and state subsidies being offered। और खास तौर पर सेंटर और स्टेट द्वारा बहुत सारी चीजों में जो सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है, उसकी वजह से भी लोगों का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, thankfully on February 12th, the government will release the January inflation data based on the new series of the CPI। चलो शुक्र है कि फरवरी 12 को गवर्नमेंट जनवरी के इन्फ्लेशन डेटा को जो रिलीज करेगी वो नई सीरीज ऑफ सीपीआई पर बेस्ड होगा। नई सीरीज ऑफ सीपीआई मींस अब इसमें जो मेन कैटेगरीज थी उनमें भी चेंजेस हुए, उनकी जो सब कैटेगरीज थी उनमें भी चेंजेस हुए, और जो वेटेज दिया गया था अलग अलग चीजों को उसमें भी चेंजेस आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले डिजिटल मीडिया नहीं थी ना, तो उस पर खर्चा नहीं होता था, उसे अब सब कैटेगरी में एंटरटेनमेंट में ऐड कर लिया गया। ठीक है, तो उस हिसाब से अब चूंकि खर्चा लोगों का कम्युनिकेशन पे ज्यादा होने लगा है, इसलिए कम्युनिकेशन का वेटेज और बोलना चाहिए परसेंटेज ऑफ पर्सन spends out of his total expenditure on communication has also risen। ठीक है, तो इसलिए वेटेज भी बढ़ जाएगा। तो ये जो वेटेजेस में चेंजेस आए हैं उन सबको नई सीपीआई एकोमोडेट करती है। कंजम्पशन, this series will see the base year updated to 2024 and will incorporate new weights based on the household consumption expenditure 2023-24। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि 2023-24 में एक सर्वे किया गया ये देखने के लिए कि हाउस होल्ड कंजम्पशन किस किस चीज का कितना कितना है, और उसके आधार पर 2024 वाली जो सीपीआई है उसमें वेटेज को चेंज कर दिया गया, अकोमोडेट कर दिया गया चेंजेस को। इट इज एन अपडेट सोरली नीडेड, ये एक ऐसा चेंज है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। 1. The author refers to the December 2025 inflation figure being a 3-month high as a statistical curiosity, mainly because ऑथर ये कह रहा है कि दिसंबर 2025 में जो इन्फ्लेशन के फिगर थे, जो बताया गया था कि 3 महीने में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है, ठीक है, दिसंबर में, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल क्यूरियोसिटी है, आंकड़ों को जानने की इच्छा मात्र है, प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, क्योंकि इट वाज हायर देन द आरबीआई टारगेट्स। ये जो इन्फ्लेशन था वो आरबीआई के टारगेट से ज्यादा था नहीं। एक्चुअल फिगर जो रिलीज किया गया था वो कितना था, 1.33%, और आरबीआई ने कितना बताया था, 6.6%, तो आरबीआई का ज्यादा था। ठीक है, ऑफिशियल डेटा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। 2. इट कोइंसाइडेड विद अ स्लो डाउन इन जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट। ये जीडीपी की ग्रोथ रेट के साथ कोइंसाइड हो गया था। यहाँ देखिए कोइंसाइड की बात नहीं की गई है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हुई इसलिए जो इन्फ्लेशन था वो भी कम हुआ, इन दोनों का कोई कोइंसिडेंस या मैच है भी नहीं, और यहाँ कोई बात भी नहीं की गई है जीडीपी की। ठीक है, इट वॉज स्टिल अमंग द लोएस्ट इन्फ्लेशन रीडिंग सिंस द सीरीज बिगिन। यहाँ पर ये बात की गई है कि जब ये सीरीज की शुरुआत हुई, आप तो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन था वो हाईएस्ट था 3 मंथ्स में दिसंबर में, लेकिन जो 2024 को बेस ईयर मानते हुए सीपीआई बनाई गई और उस पर बेस करके या कंपेयर करके जब हमने दिसंबर 2025 का इन्फ्लेशन डेटा निकाला तो हमें क्या पता चला कि एक्चुअली ये क्या था, लोएस्ट था। आप जो बता रहे थे 1.3 हाईएस्ट, वो एक्चुअली लोएस्ट था। ठीक है, Number 2. Which of the following best explains why the author believes official inflation data does not reflect people's lived experience? Author ने ऐसा क्यों माना है कि ऑफिशियल डेटा जो 1.33% महंगाई की दर है वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस को या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शो नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता। कॉन्ट्राडिक्शन था ना वहां पर। रिजर्व बैंक ने जो डेटा रिलीज किया था उसमें
और जो एनएसओ ने डेटा रिलीज किया था उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है। ए, द सीपीआई एक्सक्लूड्स रूरल कंजम्पशन। देखो एक्सक्लूड करने की बात नहीं करी है, बल्कि वो कह रहे हैं कश्मीर से लेके केरल तक और दूध सुई से लेके तलवार तक घर तक सारे चीजों के प्राइस को प्राइस में वेरिएशन को एक सिंगल फिगर कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। द इन्फ्लेशन सर्वे एग्जेजरेट्स प्राइस राइज। इन्फ्लेशन का जो सर्वे है प्राइस राइज को बहुत एग्जेजरेट कर रहा है। नो, ये भी ऐसी कोई बात नहीं की गई है। थर्ड, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ कंट्राडिक्ट्स द ऑफिशियल इन्फ्लेशन ट्रेंड। यही बात की गई है। आप याद करो 2024 में महंगाई की दर 4.9 थी और 2025 में 1.7 थी। इसका मतलब कंजम्पशन 2025 में ज्यादा होना चाहिए था। अब आप ये कह रहे हो कि हमें एक्सपेक्टेशन लेकिन 2024 के कंपैरिजन में कम ग्रोथ की है, तो यही कंट्राडिक्शन था। यू रिमेंबर यही कंट्राडिक्शन था। लेट्स सी वंस। The inflation had indeed eased to the degree that the official data suggest. Surely consumption should have picked up. यही बात थी, यहां भी मैंने आपको समझाया था बढ़ना चाहिए था कंजम्पशन। अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था, उल्टा कैसे हुआ? सो कंट्राडिक्शन है। प्राइवेट कंजम्पशन, आंसर इज सी। Question number 3, according to the passage, what inference can be drawn from the RBI's inflation expectation survey? आरबीआई के एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्टेशन सर्वे है उससे क्या आप विड्रॉ कर क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हाउस होल्ड अंडर एस्टिमेट फ्यूचर इन्फ्लेशन। यहाँ देखो हाउस होल्ड कुछ एस्टिमेट करके चल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, राइट। बी, परसीव्ड इन्फ्लेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन ऑफिशियल फिगर। ये एग्जैक्ट इन्हीं टर्म्स में बोली गई है ये बात कि परसीव्ड हाउस होल्ड इन्फ्लेशन was 6.66% and the official figure was 1.33%, so it was higher than the official figure. So this is the answer. ठीक है। Fourth, the phrase failing to capture this is where the official data let policy makers down suggests आप चूंकि एक इन्फ्लेशन के फिगर में हर चीज कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ना पूरे कंट्री की डाइवर्सिटी को कैप्चर कर पा रहे हैं, ना थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज के प्राइस चेंज को कैप्चर कर पा रहे हैं, इसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। का क्या मतलब है? पॉलिसी मेकर्स डेलिबरेटली इग्नोर इन्फ्लेशन डेटा, इसकी कोई बात नहीं हुई है, बल्कि वो तो इसको ध्यान में रख के ही पॉलिसीज बनाते हैं। बी, ऑफिशियल डेटा मिसगाइड्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यस और नो, ऑफिशियल डेटा जो एनएसओ रिलीज कर रहा है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन को मिसगाइड करने का काम करते हैं। जो पॉलिसी उनके ऊपर बेस्ड है वो क्या हो जाती हैं, क्योंकि वो सही नहीं है इसलिए पॉलिसीज भी गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, आगे करते हैं। Why does the author argue that a single national inflation figure inevitably loses nuances? क्यों कह रहा है ऑथर ये? Because India lacks adequate structural statistical infrastructure? No, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि इंडिया में स्टैटिस्टिक्स या डेटा को कलेक्ट करने का, उनको इंटरप्रेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। So this is wrong. कंजम्पशन पैटर्न्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस नेशंस, वो तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि गांव से लेके शहरों तक, देन हर इंसान का 2012 से लेके 2025 तक लोगों का कंजम्पशन पैटर्न जो है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, एडिटर का ये कहना है। तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है ना। सी, प्राइस मूवमेंट्स वेरी वाइडली अक्रॉस ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी। यही मतलब है, डेमोग्राफी का मतलब है होता है डिविजन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जब पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है उसी को डेमोग्राफी बोला जाता है। तो ये यहाँ पर चीज हो गई कि कश्मीर से लेके केरला तक, ठीक है, ज्योग्राफी कश्मीर से लेके केरला तक लोगों के पैटर्न में, कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है और प्राइजेस में वेरी या प्राइजेस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। सी, outdated base year of the CPI versus inflation measurement primarily because it overstates rural inflation। अलग अलग से रूरल और अर्बन
की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। अलग अलग से कंप्यूटेशन होता भी नहीं है, सिंगल फिगर कैप्चर कर लेता है सारे प्राइस चेंजेस को, रूरल को भी और अर्बन को भी, तो ये है ही नहीं, ठीक है। बी, इट अंडर एस्टिमेट्स अर्बन कंजम्पशन, ये अंडर एस्टिमेट कर लेता है अर्बन कंजम्पशन को। ऐसा भी अकेले सिंगल चीज के बारे में बात ही नहीं करी है कि इसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो गड़बड़ाता है, अकेले ये बात की ही नहीं गई है, राइट। It relies on obsolete consumption weightages. Yes, outdated consumption weightage आपने दिए हुए हैं, और नई जो चीजें ऐड हो गई हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपने उनको ऐड ही नहीं किया है। 2012 तक स्विगी जोमेटो ये वो थे ही नहीं, राइट। और इसलिए फास्ट फूड का कंजम्पशन भी उतना ज्यादा नहीं था। आज के समय में लोगों का कंजम्पशन पैटर्न टोटली चेंज हो गया है, और इसलिए हर आइटम को जितना वेटेज मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं है पुराने 2012 वाले सीपीआई में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following developments is presented as a corrective measure to existing CPI limitations? अभी जो लिमिटेशंस हैं सीपीआई की, उनके लिए क्या करेक्टिव मेजर्स बताए गए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन कौन कौन से वो हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, इस टर्म की तो बात ही नहीं हुई। रिवीजन ऑफ आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन का टारगेट नो, कोई रिवीजन नहीं हुआ ऐसा, जिससे सीपीआई की लिमिटेशंस को दूर किया जा सके। ये दोनों कनेक्टेड कहीं लग ही नहीं रहे, ठीक है। सी, अपडेटेड सीबीआई बेस ईयर टू 2024 यूजिंग रिसेंट कंजम्पशन डेटा। दिस इज द आंसर। 2012 से लेके 2025 में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, कंजम्पशन पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है, ठीक है। इसलिए पुरानी चीज़ों को नहीं बल्कि नए बेस ईयर को अपना लेना चाहिए। 8, so the answer is C. The overall tone of the passage can best be described as optimistic. ऑप्टिमिस्टिक को लेकर तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो एनएसओ डेटा रिलीज करता है उसके बेसिस पे पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको डिफीट मिलती है, फेलियर मिलता है। तो ऑप्टिमिस्टिक तो कहाँ से हुआ, हो ही नहीं सकता। क्रिटिकल ऑफ स्टैटिस्टिकल रिफॉर्म्स, क्रिटिकल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बोला थैंकफुली जो फरवरी में डेटा रिलीज होगा जनवरी इन्फ्लेशन को लेके वो 2024 पर बेस्ड होगा, तो क्रिटिकल नहीं है। ही इज प्रेजिंग दोज रिफॉर्म्स। सी, कॉशियसली क्रिटिकल बट रिफॉर्म ओरिएंटेड, बहुत कॉशियसली सावधानी से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और रिफॉर्म ओरिएंटेड है। दिस इज द आंसर। कॉशियसली क्रिटिकल का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से करना। जैसे उन्होंने क्या क्या बताया कि हमारे कंट्री की ज्योग्राफी इतनी बड़ी है कि हर जगह के प्राइस चेंजेस को एक सिंगल डेटा एक्यूमुलेट नहीं कर कैप्चर नहीं कर सकता, उसके एग्रीगेशंस जो हैं वो सही पिक्चर को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। So this is how we have to interpret and understand the RC. Dear students, your participation actually gives motivation to the YouTubers. So now the thing is, you need to motivate me, because unless the subscriptions are coming, I will feel means demotivated, depressed in making new videos. So I do request that kindly like, share and subscribe to my channel so that I am able to make more meaningful, more informative videos to help you succeed in the exams. Thank you very much.